हम सभी को प्रकृति की सुंदरता, इसमें रहने वाले जीवों, वनस्पतियों, इतिहास, भूगोल, राजनीति और संस्कृति आदि से प्यार होता है। इस कड़ी में आज सिंगरौली सिटी के कुछ अहम मुद्दों पर रोचक बातें बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको सिंगरौली से और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित सिंगरौली राज्य के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र शुरू में एक कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में शुरू हुआ था और आज दक्षिण एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक आधार के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में कोयले की खोज ने थर्मल पावर स्टेशनों के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। साथ ही सिंगरौली के कुछ लोग परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए कृषि पर भी निर्भर हैं। इसके अलावा कुछ लोग व्यापार, मजदूरी और तरह तरह के कार्य में व्यस्त हैं। सिंगरौली में विशाल ऊर्जा क्षमता के कारण इसे भारत की ऊर्जाधानी के रूप में भी जाना जाता है। सिंगरौली जिले में रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। निकटवर्ती हवाई अड्डा वाराणसी है, जो कि सिंगरौली से 225 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी दिल्ली व मुंबई दोनों महानगरों से जुड़ा हुआ है। सिंगरौली के इतिहास की बात करें तो श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि होने से इस क्षेत्र का नाम श्रृंगावली पड़ा, जो कि वर्तमान में सिंगरौली के रूप में जाना जाता है। श्रृंगी ऋषि वाल्मीकि रामायण के एक पात्र हैं, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। माथे पर सिंह जैसा उभार होने के कारण उनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा था। स्वतंत्रता से पहले सिंगरौली एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसका मुख्यालय गहरवार गांव था। गहरवार गांव रिहंद बांध में सन 1955 में जलमग्न हो गया था, जिसके साथ ही सिंगरौली के राजा का मणिमाणिक से सुशोभित दुर्ग भी जलमग्न हो गया था। बुजुर्गों की माने तो दुर्ग की सुरक्षा के लिए 1 किलोमीटर चौड़ा 3 किलोमीटर लंबा जलाशय था, जो कि कमल के फूलों और अन्य कई तरह से सुशोभित था। साथ ही दुर्ग में उपस्थित सोने चांदी के जेवरात और अन्य कई कीमती चीजें भी जलमग्न हो गई, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। पुरातत्ववेताओं की घोषित धारणाओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक सिंगरौली के ऊपर वन राजाओं का ही शासन रहा। 16वीं शताब्दी में वनवासी राजा कलंकी राय ने खैरवार राजा को हराकर सिंगरौली में अपना राज्य स्थापित किया। उसी समय खैरवार राजा और उनकी प्रजा ने वेन वंश स्वीकार कर लिया, जिनके वंशज आज भी प्रयागराज के झांसी, रीवा के देवघर और सिंगरौली के अनेक गांवों में रहते हैं। राजा कलंकी राय के पौत्र तेकमल शाह को अगोरी के चंदेल राजाओं ने मार डाला, जिससे तेकमल शाह का परिवार कुछ पीढ़ियों तक जंगलों में ही भटकते रहे और एक बार फिर भाग्य ने उनका साथ दिया। उनके वंशज दरियाव सिंह और दलेल सिंह ने सन 1663 में शासन सत्ता की बागडोर हासिल करने में सफल हो गए और दरियाव सिंह राजा बने। सन 1697 में दरियाव सिंह के उत्तराधिकारी फकीर शाह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र रुद्र प्रताप सिंह ने सिंगरौली राज्य की गद्दी संभाली। सिंगरौली रियासत के 700 गांव उत्तर प्रदेश और 700 गांव विंध्य प्रदेश में थे। सन 1912 में वेनवंशी राजा रुद्र प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात सन 1942 तक राजमाता चून कुमारी का शासन रहा। सन 1942 में राजमाता चून कुमारी ने अपने चंदेल वंशी भाई के पुत्र रामेश्वर सिंह को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। आज भी उनके पुत्र भुवनेश्वर प्रताप सिंह उत्तराधिकारी हैं। सिंगरौली में भाराशिव, नागों, चंदेलों और गुप्त काल के राष्ट्रीय सम्राटों ने इस अंचल के उच्चतम शिखर पर अपने उपासना स्थल बनवाए। घने वन क्षेत्रों में शिव, दुर्गा, चंडी, दशावतार मूर्तियों के ध्वस्त अवशेष आज भी माड़ा, नगवा, लीलावर, मकरोहर, रसगंडा ऐसे कई अन्य स्थानों पर मौजूद हैं। यहाँ कभी भी मुस्लिम शासक नहीं रहे, इसलिए यहाँ की वन संस्कृति सुदृढ़ है। यहाँ मूल रूप से वन जातियाँ निवासित थीं, जिसकी स्थानीय आबादी मुख्य रूप से खेती और वन उपज पर निर्भर थी। जंगल स्थानीय जनजातियों के घर हैं, जो सगुआन, महुआ, चिरौंजी, तेंदू ऐसे ही अन्य पेड़ों से अपना जीवन यापन करते थे।
और इनके मनोरंजन में कर्मा, नटुआ, दादर, गवरी और भी कई परंपराएं थी। सिंगरौली के वनों और संस्कृति को बचाए रखने में इन जनजातियों का बहुत बड़ा समर्पण रहा है। और आज औद्योगिकरण और भ्रष्टाचार की आंधी ने इन जनजातियों की जीवन शैली को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। ये जनजातियां हमारे समाज की नींव हैं, इसलिए सबसे नीचे हैं, लेकिन इसका महत्व इसी से है कि इन्होंने प्राचीन संस्कृति को बचा कर रखा है। प्रारंभ में यहाँ का शिक्षा स्तर ऊंचा न होने के कारण यहाँ के अधिकांश कर्मचारी उत्तर प्रदेश और बिहार से होते थे। इनकी नियुक्ति रीवा से होती थी, तब रीवा पहुँचने में लगभग 7 दिन लगते थे। दक्षिणांचल सिंगरौली में रेण और मयार 2 बड़ी नदियों को पार करने के लिए सिर्फ डोंगी का प्रयोग किया जाता था, और डोंगी भी बड़े इंतजार के बाद नसीब से ही मिल पाती थी। यहाँ आने वाले कर्मचारियों की पत्नियां अपने पति के सिंगरौली से सुरक्षित घर लौटने के लिए उपवास व मन्नतें मांगती थी। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, इसलिए यहाँ चावल, मक्का, गेहूं, अरहर, चना, जौ और अन्य कई तरह की खेती होती है। यहाँ पशुपालन भी होता है। मुर्गी पालन, मछली पालन काफी जोर शोर से किया जाता है। काला पानी के नाम से विख्यात यह सिंगरौली अब औद्योगिकरण और विकास की ओर अग्रसर है। जो कल का काला पानी था वही अब ऊर्जाधानी है। गाइस, मेरा ये वीडियो सिंगरौली के ऊपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।